नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान युद्ध का असर अब भारत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अभी तक आपने लाइनों में लगे हुए लोग देखे थे जो गैस का सिलेंडर भरवाना चाह रहे थे, लेकिन अब देश के अलग अलग इलाकों से, राजस्थान से, मुंबई से, गुजरात से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि फैक्ट्रियां बंद होने लगी हैं क्योंकि एलपीजी और जो गैस है वो उन्हें नहीं मिल पा रही है और गैस के बिना उद्योगों को चला पाना बहुत मुश्किल है। गुजरात के मोरबी में टाइल्स उद्योग बहुत भारी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो किस तरीके से ये पूरा असर पड़ रहा है भारतीय इकोनॉमी पर, उस पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश सर, अभी तक तो लाइनों में लगे हुए थे लोग गैस सिलेंडर के लिए, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं, बकायदा वीडियो चल रहे हैं कि एलपीजी किल्लत से फैक्ट्रियां बंद होने शुरू हो गई हैं और मजदूर एक बार फिर पलायन को मजबूर होना शुरू हो गया है। कैसे देखा जाए सर? विक्रांत जी, आपने हमारे साथ एक वीडियो किया था पहले, जी। और उसमें शायद मैंने आपसे ये कहा था कि जो पूरा ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध है, इसका दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभाव भारत पे पड़ेगा। बिल्कुल। सबसे ज्यादा कुप्रभाव भारत पे पड़ेगा। हम्म। अब आप उसमें छोटे देश न लीजिए, हम बड़े देशों की बात कर रहे हैं। और हमारा तो उद्देश्य, हमारा तो लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, चौथे नंबर की दुनिया में इकोनॉमी, ये सब है। हम्म। तो उस आलोक में, परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम समझते हैं कि दुनिया भर में अगर सबसे ज्यादा कहीं प्रभाव पड़ना है और पड़ना शुरू हो गया है, वो भारत। हम्म। भारत के लिए डबल प्रॉब्लम, हम्म। डबल नहीं, हम तो कहेंगे ट्रिपल प्रॉब्लम। हम्म। और आप और हम इजाजत दे तो मैं चार प्रॉब्लम जुड़ा देता हूँ। जी सर। चार, मतलब क्वाड्रेंगुलर है चारों प्रॉब्लम। हम्म। पहला जो प्रॉब्लम ये है विक्रांत जी, कि ये तो अभी गल्फ वार तो अभी आया है, हम्म। अभी एक महीना हुआ है। हाँ। हमारे ऊपर तो पहले से ही प्रॉब्लम था अमेरिकी डील को लेकर। हाँ। जब अमेरिकी डील का ही जब बात हो रही थी उसमें, तो फिर चलिए सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया वहां का, तो वो 10% पे आया। लेकिन अभी तक वो डील हुई नहीं। हाँ। डील अगर वो होता तो उसकी समस्याएं तो पहले ही दिख रही थी हम्म। कि भाई, खास तौर से टेक्सटाइल उद्योग पर प्रभाव है ना, बाकी चीजों की कीमतों पर प्रभाव, हमारे एक्सपोर्ट का क्या होना है, ये एक प्रभाव पहले से था। उसका जो एक तलवार हमारे ऊपर लटक रही थी और बड़ी बातें हो रही थी यहाँ पर कि अमेरिका तो खाली माल यहाँ भेजने वाला है $500 बिलियन का 5 साल में, हम्म। हमारे को इससे क्या मिला। हम्म। तो वो एक समस्या पहले थी। और उसमें आया ये ईरान वार। हम्म। सबको मालूम है ये सब, अब तो कोई चीज बात छुपी नहीं है कि 1 करोड़ भारतीय उधर रहते हैं पूरे गल्फ रीजन में, और ऊपर से उसी इलाके से हमारा, मतलब क्या कहा जाए, अधिकांश जो तेल और गैस हाँ। उधर से ही आता है कि नहीं। गैस तो हम लोग बहुत डिपेंडेंट थे वहां कतार उतार के ऊपर। और अभी तक एक महीने में शायद 5-6 जहाज पार की है, वो भी किन परिस्थितियों में की है, हाँ। क्या शर्तों पे पार की है, ये कुछ मालूम नहीं है। हम्म। और अगर आप विकासशील हैं, चौथे नंबर की इकोनॉमी है, हम्म। तो आपको तो तेल गैस ऐसे ही ज्यादा चाहिए। हम्म। मैं एलपीजी से अलग बात कर रहा हूं। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो उद्योग धंधों के लिए, और उद्योग धंधे में ही रोजगार है आजकल, और तो कहीं रोजगार है नहीं। तो बहुत बुरी तरह से वो प्रभावित होना है, हम्म। हो रहा है अभी और होगा। और इसमें कोई, हम लोग कोई सनसनी नहीं फैला रहे, हाँ। सच्चाई
क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी ने कोरोना शब्द का इस्तेमाल 2 दिनों में संसद में 2 बार किया। हम्म। तो मैंने उस समय भी कहा था कि ये 12 साल में पहली बार भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किसी समस्या को इतने स्पष्ट शब्दों में माना है। हम्म। माना है, सच से सामना, सच का बखान। तो वो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि आप जुड़वाते चलिए, तो मैं तो कितने बोल लूं, लेकिन हाँ। आप ये देखिए कि आपके 1 करोड़ लोग वहां रहते हैं, और हम्म। आपका जो पूरा व्यापार दुनिया भर में जो आप व्यापार करते हैं, और एक तरफ का व्यापार में ऐसे ही तलवार लटका हुआ है। हम्म। चाइना से व्यापार जो होता है वो उनके पक्ष का ज्यादा है, हमारे पक्ष का नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ, हम कोई टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं करना चाहते। वो उनको ज्यादा फायदा पहुंचाता है, उनके यहां से हम लोग माल ज्यादा मंगवाते, है ना। मंगाते तो हम इधर तेल वाले देशों, खाड़ी देशों से भी ज्यादा हाँ। ही मंगवाते, लेकिन भेजते भी हैं। तो वो भेजने वाला जो एक्सपोर्ट है वो करीब $60 बिलियन से कम का नहीं है। हम्म। और हमारा तो ऐसा नहीं है कि जो हम क्या माल भेजते हैं वो तो सीमित है, कि हाँ क्या क्या हम माल भेजते हैं, वो क्या क्या वो हम लोग से लेते हैं। तो आना और जाना दोनों भारी मतलब ठप ही है, समझ। हाँ बिल्कुल। क्योंकि अमेरिका से जो व्यापार है, हमने डेटा देखा तो $143 बिलियन का है सालाना। हाँ। और गल्फ के देशों से $180 बिलियन का है, जहां आना जाना दोनों माने दोनों में है। हाँ। अमेरिका से तो हमारा पहले व्यापार का अब तक सरप्लस रहा है। हम फायदे में है करीब $50 बिलियन के, कि उतना हम कमाते हैं, हम्म। मतलब। और ये, हाँ। लेकिन लेकिन अगर तेल का दाम बढ़ गया, हम्म। तेल आ नहीं रहा हो, तेल गैस आ नहीं रहा हो, और आपका माल जा नहीं रहा हो, और ऊपर से जो आपके 1 करोड़ वहां लोग फंसे हुए हैं, तो हम भारत के रोजगार की बात तो सोच ही रहे हैं। आप उनका सोचिए ना, कि वहां तो खाली बम पटका जा रहा है, हाँ। कहाँ 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 दिन भर में 4 बार पटक दिया जा रहा है। तो उनके रोजगार का क्या हो। तो ये तीसरा पक्ष है, ये है। हाँ। चौथा पक्ष, और एक चौथा पक्ष जो है, कि अगर हम अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो रूस हाँ। रूस ही हमारा उम्मीद है इस वक्त। और ये तो एक तरह से समझिए कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, कि कि रूस भाई से। ये युद्ध हुआ, हम्म। तो आपका जो है रूस के तेल पर से हम्म। वो तलवार हटा, और हम वहीं से अभी मंगा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, और आगे वो बढ़ना ही बढ़े तो अच्छा है, लेकिन वो तो थानेदार कर्फ्यू लगाता रहता था। हम्म। वो तो कह दिया था कि 30 दिन का लाइसेंस है, ये सैंक्शन हट गया है अभी युद्ध के समय तक। ये हाँ। तो 30 दिन पार हो गया। अभी अभी वस्तु स्थिति क्या है लेटेस्ट मुझे मालूम नहीं है, हम्म। लेकिन ये तो देख रहा हूं मीडिया में या सब जगह रिपोर्ट में कि रूस से तेल आ रहा, हम्म। आ रहा। अब खुदा ना खास्ते, अब जिस तरह की लड़ाई हो रही है उधर, हम्म। तो अगर वो हूती वालों ने बदमाशी, हाँ हूती बाबल वालों ने मंदाब। कांड किया, हाँ। तो हूती वालों ने कांड किया, तो रास्ता तो हमारा रूस से तेल लाने का उधर ही से है, हाँ। उधर से ही आता है, हाँ। उधर से ही पार करना होता है। हम्म। तो ये आपका चौथी बात है। और अंत में आ जाइए, जो कि सबसे प्रथम में आना चाहिए था, वो है भारत की स्थिति। तो आपने सही ठीक कहा कि अब फैक्ट्रियों पर भी प्रभाव पड़ने लगा है। हम्म। उसके भी दो पक्ष हैं, विक्रांत जी। जी। देखिए, फैक्ट्रियों का जो प्रोडक्शन होता है वो डिमांड के आधार पे होता हाँ है ना। तो अगर कहाँ कितना डिमांड हो रहा है, अभी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी तो बाधित होगा ना, बिल्कुल। बहुत सब ज्यादा चीजों। बाधित होगा। हाँ। किस रूट से जाएगा,
हम्म, कौन लेगा, क्योंकि सबकी आर्थिक संकट चल रही है। दूसरा उसका प्रभाव पड़ता है कि फैक्ट्री वालों के यहाँ की मतलब जो लेबर है, तो लेबर अधिकांश हमारे देश में विस्थापित लेबर है, हम्म, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, है ना। जो भी हमारे फैक्ट्री के सेंटर्स हैं, वहां पर पलायन करके आए हुए मजदूर ही अधिकांश संख्या में काम हाँ, करते हैं। आप पता लगाइए तो तमिलनाडु के त्रिशूर में जो कपड़ा वाला है, हम्म, वहां भी आपको बिहार के ढेरों मिल जाएंगे, सूरत में मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, बिल्कुल है। आपको नोएडा में मिल जाएंगे, बिहार यूपी के जो गांव देहात से आते हैं, जो छोटे लेवल का लेबर है। हम्म, दिहाड़ी करने वाले लोग जो दिहाड़ी पे जीते हैं, भाई उनको किराया तेल गैस नहीं मिल रहा है। मैंने तो देखा, न उनके कनेक्शन होते हैं न कुछ होते हैं, और वो तो एक तरह से पहले ही से ही ब्लैक में खरीद के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बिल्कुल, वो छोटे वाला सिलेंडर सर। हाँ, हाँ, ज्यादातर वही छोटे रखे हुए हैं। वाला सिलेंडर। हाँ, अब वो 200 300 पहले 90 रुपया में मिलता था, हाँ, तो वो सब ले आते थे, एक दिन कमाया एक दिन खा लिया, कुछ ऐसा होता होगा। हम्म, लेकिन अब वो सब बड़ी मुश्किल हो रही है उनको मिलने में, और कहीं कहीं तो ये लोग दावा करते हैं कि 300 400 500 में मिल रहा है किलो। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा तो कहा जा रहा था। वो, अब ऊपर से फैक्ट्री बंद हो रही हो या फैक्ट्री का डिमांड घट रहा हो, हम्म, है ना, ऊपर से किराया मांगेगा ही मकान मालिक। तो वो जो आप समझ रहे हैं कि वो फैक्ट्री वाली बात, उसका भी चार एंगल है कि क्यों हाँ, ऐसा हो रहा, क्यों ऐसा एंगल हो हाँ, रहा। अब केरासन, कोयला पर खाना वाना बनाने का नौकरी रहे तब, रोजगार रहे तब तो करे। एक तो वो नहीं है, और दूसरा अगर है अभी तो पूरा प्रभाव नहीं पड़ा है, अगर वो है भी तो उसकी कमाई तो नहीं बढ़ रही है और हम्म, खर्चा बढ़ रहा है। हाँ, तो ये वाला इम्बैलेंस हो रहा है, होने से बहुत दिक्कत हो रहा है। और आपको एक बात बताऊं, हाँ, जहां मैं रहता हूं वहां पर बहुत सारे मजदूर रहते हैं, हम्म, है ना। तो जिन किराए के मकानों में वो रहते हैं, कोई कोयला धुआं वाला किरासन अगर मिल भी जाए तो उससे वो मकान मालिक नहीं जलाने देता, ये हाँ, सच्चाई है। तो बोले कि भाई धुआं भर जाएगा, हम्म, ये समस्या है। अच्छा, इलेक्ट्रिक की बात मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक इंडक्शन के जो आजकल साजो हाँ, सामान मिल रहे हैं, वो तो बहुत महंगा हो गया है। अरे हाँ, मुझे तो आज सुबह ही कोई कह रहा था कि कोयला का एक चूल्हा, कोयला के चूल्हे बिकने शुरू हो गए हाँ, बढ़िया से। बिल्कुल शुरू हो गए तो सर। कोयला के चूल्हा मेरे घर के बगल में वो सब ठठेरा सब लोहार सब हाँ, बनाता है। हाँ, तो मैं वो 2 दिन पहले वहां से गुजर रहा था, तो मैंने सुना किसी से, तो वो एक ग्राहक आया हुआ था, उसको 750 800 बता रहा था, अब जो भी चूल्हा हो, हाँ, है ना। आज सुबह में मुझसे एक व्यक्ति ने इसी मार्केट में बोला कि अब 1200 1400 मांग रहे हैं वो। तो ऐसे में ये एक पूरा 360 डिग्री हाँ, समस्या है। तो ये है कुल मिला के स्थिति। आप रुपया का कीमत देख ही रहे हो। हाँ, अब तो कुछ ही दिन में 95। हालात ऐसे बने रहे तो 100 रुपया का $1 मिलेगा। अभी तो 95, आज पता नहीं कितना था, ध्यान ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ, तो ये हालत है। और अगर रुपया का अवमूल्यन होता है तो जो भी आप माल भी बाहर से मंगाओगे तो आपको सब पैसा महंगा तो ज्यादा मिलेगा, देना पड़ेगा ना। सब महंगा मिलेगा। तब, और एक्सपोर्ट अगर होता है तो आपको उसमें फायदा होगा कि अगर डॉलर में व्यापार करते हो, लेकिन एक्सपोर्ट कहां से हो, कैसे हो, कौन लेगा कौन नहीं लेगा। जो एक्सपोर्ट के लिए गए हुए हैं शिप सर, वही नहीं पहुंच पा रहे। चावल, कॉफी, तमाम सामान जो निकला था वही नहीं पहुंच पा रहा। वही मैं कह रहा हूं हाँ, कि बात यह है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है हम्म, वो बहुत चिन्हित चीजें हैं। हाँ, और वो चिन्हित चीजें हैं, मान लेते हैं हम एक जेम्स ज्वेलरी की बात करते हाँ, हैं, है ना। एक बात कर लेते, सेरामिक्स की आपने बात की, हाँ, वो सब, तो उसका जेम्स ज्वेलरी आदि आदि का सबसे बड़ा खरीदार
कहाँ कहाँ होगा आप सोच लीजिए, और वो कहाँ हो वहां की स्थिति है वो देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही बात। अभी दवा बिकेगा, दवा का इंडस्ट्री हमारा बहुत अच्छा है, हम्म। लेकिन अब वो भी, अब कुछ चाइना वालों ने गड़बड़ कर दिया तो वो भी दिक्कत आ सकती है, हम्म। क्योंकि वहां से ही एपीआई आता है, मैक्सिमम 70%। हम्म। तो हम बहुत तरह से, अच्छा, जो सुरक्षा का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है हाँ। उसमें भी भारत जैसे देश पर तो दबाव निश्चित रूप से बढ़ जाता है, कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का प्रथम भाग हुआ, हम्म। उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान चहलकदमी कर रहा है, कभी वहां बुला रहा है लोगों को, हाँ। कभी खुद उसका विदेश मंत्री चाइना चला जा रहा है, हाँ। और ऐसी स्थिति में जो सुरक्षा का वातावरण भी खराब हो रहा है, उसमें हमने पाया है पिछले कुछ दिनों से कि आप बहुत सारा पैसा रक्षा सामान मंगाने में लगा रहे हैं, हम्म। तो आपको मजबूरी में लगाना पड़ा। वो तो करना पड़ेगा। तो ये, हाँ, तो ये बहुत तरह का एक साथ बहुत प्रभाव लेके आया है, इसलिए मैंने कहा कि मेरा फिर से ये कहना है कि भारत जैसे देश पर इस युद्ध का सबसे ज्यादा। अच्छा। सर, वित्त मंत्री जी कहती है 95 रुपए पे आप चिंता जता रहे हैं, वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि हमारे रुपया ठीक चल रहा है। वो क्या कहेंगी, और कहने लायक क्या है? अब तो उनको ये कहना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम्म। ये हालत ऐसी है। तो अब तो उसको इस आड़ में उनको अपना आगे बयान देना चाहिए। हम्म। पहले तो ये था कि भाई आपका मैनेजमेंट खराब है, इसलिए ऐसे ये 90-92 हो रहा है। अब तो निर्मला जी ये कह सकती हैं कि ये तो हालात है, और प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं हम्म। कि भाई ये हालत तो है, चिंताजनक है, और ये अनप्रेसिडेंटेड शब्द का इस्तेमाल किया, हम्म। अप्रत्याशित, ये बोला है हाँ। संसद में। तो अब तो उनको ये बोलना चाहिए, अब तो उनको ये बोलना चाहिए कि भाई स्थितियां ऐसी हैं, तो हम करें क्या? ये हम्म। तो हम, भारत अछूता तो रह नहीं सकता, ये उनके लिए प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। हम्म। लेकिन अगर हम पीठ और छाती थपथपाते रहे डेनायल मोड में, हम्म। तो उससे कोई बात बनती नहीं है। कि अगर समस्या है और समस्या को मान के उसका क्या रास्ता है सुलझाने का, या कुछ को कुछ उससे लड़ने का, इस हाँ। पर ज्यादा बात होनी चाहिए। वो तो है ही। हम्म। लेकिन सतीश जी, सर, जब रुपया क्या हमें 62। हमें हाँ? सुनिए, क्या जी। हमें ये दम है? हम्म। हम नहीं कह रहे कि दम जो है देसी स्टाइल का दम, क्या मतलब होता है कि आप वास्तविकताओं से चार होते हो, दो हाँ। चार होते हो, कि हम भी युआन में पेमेंट करें ईरान को, हम्म। इसमें क्या कहते हैं, तेल के लिए, हम्म। या गल्फ को कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी में, रूस से तो हुआ भी, आया है पहले भी, उससे भी हुआ है रुपया में, हाँ। ईरान से। लेकिन अब वो सब की तो बारी आ गई है ना, कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो हम वो कर पाएंगे? बात ये है, बात ये है। और अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि तेल की कीमत और लड़ाई कितनी देर चलेगी, कुछ क्या नहीं रूप पता। लेगी, हम्म। और तेल जो है वो कितने पे जाएगा। हाँ, मुझे तो लगता है, मेरा अपना असेसमेंट ये है कि कुछ भी हम कह ले, $150 पे तो वो जा रहा है, हम्म। अभी जाएगा। हम्म। और उसमें खर्चा, इंश्योरेंस, जहाज, ये सब का जो खर्चा है वो अलग है। हम्म। तो मान लेते हैं कि 16% दुनिया का तेल जो है रूस अमेरिका के पास है ना? हाँ। तो वो अमेरिका वाले अगर हमें देंगे, वे तो किस कीमत पर देंगे, और हाँ। देने में के बाद लाएंगे कैसे, कितना पैसे लगा के, तो क्या कीमत होगी? इसलिए हमको लगता है कि थोड़ा रणनीति यही कहती है, कुछ तो प्रयास भी हुए हैं, कहना पड़ेगा कि भाई एक जो रूस जैसा हम देश, जिसका इतिहास रहा है भारत को अ, मदद पहुंचाने का, हम उनके साथ अपने रिश्ते को नए सिरे से, नई मजबूती से करें, क्योंकि बीच में लगा तो उड़ गए हम लोग। हाँ। हमने तेल आधा कर दिया लेना उनसे, अमेरिकी दबाव में, सैंक्शन के दबाव में, 55% के टैरिफ के दबाव में।
लेकिन वो वक्त है नहीं। आपको अभी नेशनल इंटरेस्ट में ये काम करना ही है, करना ही पड़ेगा। हम्म। जी। सर, ट्रम्प साहब जो हैं धमकी दे रहे हैं। एक तरफ वो 6 तारीख का बात कर रहे थे कि 6 तारीख तक इंतजार करेंगे, अब वो धमकी दे रहे हैं कि खार्क को भी उड़ा देंगे, पानी के संयंत्रों को भी उड़ा देंगे, सब कुछ, यानी सब कुछ तो वो उड़ा देंगे। तो वो करे क्या, करना क्या चाह रहे हैं सर? कहां पर ये युद्ध जा रहा है? परेशान इस दुनिया के 800 करोड़ लोग परेशान हो रहे हैं सर, इस समय पूरी आबादी दुनिया की। देखिए देखिए विक्रांत जी, वो मैं इतना हल्के में मैं इतना हल्के में ट्रम्प को नहीं लेता। हम्म। ये बात आप समझिए, जी। मैं नहीं लेता। हाँ। जब वो आया था तभी उसने कहा था ड्रिल बेबी ड्रिल। हाँ। उसकी नजर तेल पे थी, हाँ। और तेल में ही वेनेजुएला में उसने जो किया कराया, हाँ। और उसी तेल के मिजाज से वो जो है इधर भी आया है, इधर हमले हमले हुए हैं। वो इजराइल का शायद मकसद नहीं हो सकता, हाँ। उनका तो ये है कि पूरा ईरान तबाह हो जाए, हाँ। शायद उनका नहीं हो सकता है। तो अगर ट्रम्प की धमकी धमकी ही निकलती है हाँ। तो चलिए वो अच्छा है। हाँ। मतलब मैं कह रहा हूं कि एक प्रकार से वो धमकी भर रह जाए। हम्म। बोलने के लिए तो वो कोई एक बात ऐसा बोलता ही नहीं है जो हम्म। कि उसके उल्टा नहीं बोलता, हम्म। कोई ऐसा बात। तो मुद्दा ये आपने पूछा है कि युद्ध कहाँ जा रहा है। देखिए, मेरा ये कहना है कि युद्ध हो सकता है कि एक इसमें टेम्पोरी, मतलब ठहराव आ जाए, लेकिन वो ठहराव टेम्पोरी ही होगा। हम्म। अब वो आपका जो लड़ाई है उसका मिजाज, जो नेचर ऑफ ये लड़ाई है, जो ईरान ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी है, हम्म। वो उसका एक भाग है। भाई, हाँ। हम तो ईरान का कोई जहाज के बारे में सुनते ही नहीं है। हाँ। हाँ, इरानियन नेवी का थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन हाँ। हम लोगों ने क्या देखा है? ईरान के ड्रोन और ईरान के मिसाइल, मिसाइल है। हाँ। यही देखा है। हाँ। ठीक है, 10,000 आपने बमबारी कर दी है ईरान में। हो सकता है आपको कुछ अपने कठपुतली भी मिल गए होंगे, हो हाँ। सकता है मिल जाए, आप इस हाँ। चीज को समझिए, इससे इनकार मत करिए। हाँ। और जितना ईरान पावरफुल रहा था मिसाइलों और ड्रोनों से, शायद अब नहीं होगा। हाँ। ये मेरा असेसमेंट है। हाँ। तो लेकिन आपने पूछा लड़ाई, तो अब इतना खत्म होने के बावजूद, इतना विध्वंस होने के बावजूद, ईरानियों ने भी मार मार के इजराइल का भूसा हाँ। उड़ाया है। और वालों ने भी इधर जो गल्फ के जो बाकी कंट्रीज हैं वहां भी पूरी निशाना साधा है। तरह तरह की बातें आ रही हैं कि भाई पानी के संयंत्र उड़ा देंगे, अब तो वो भी बोल रहा है, ट्रम्प भी बोल रहा है। हाँ। और ये वो बहुत तरह की बात आ रही है, उसमें हम लोग जाएंगे तो लंबा हो जाएगा हाँ। वो। अब देखिए, आपने एक मार्क किया होगा, हमने हमने मार्क किया है कि इजराइल इस लड़ाई को एक कन्वेंशनल लड़ाई के रूप में शुरू से ही नहीं लड़ रहा, हाँ। हाँ। एकदम बिल्कुल। शुरू से ही नहीं लड़ रहा। हाँ। एकदम वो लड़ाई सीधी थी, या तो मिसाइल, पहले ड्रोन, फिर वो मिसाइल पाया, मिसाइल के फिर उन्नत किस्म का हम्म। यही आया है। हम्म। लेकिन ये उनका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, हम्म। या फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस था। हम्म। असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। जो लड़ाई वो उनके लोग लड़ते भी आए हैं पहले से, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे हुती हो, वो जिस प्रकार की पहले से लड़ाई लड़ते आए हैं, ईरानी अब उसी लड़ाई का इंतजार कर रहे हैं हाँ। और इसी के लिए तैयार हो गए। हाँ। तो अभी तो लड़ाई जो नए सिरे से एसिमेट्रिकल वॉर जिसको कहते हैं, हाँ। उसकी शुरुआत होना बाकी है। हाँ। ये बिल्कुल सही बात। अमेरिका के अमेरिका के डिफेंस ड्राइंग टेबल पर उसकी क्या असेसमेंट है वो हम लोग कैसे कहते हैं? हम लोग को तो हाँ। आधा चीज तो सच, आधा चीज झूठी पता चल रहा है। हाँ। लेकिन मेरे विचार से 9 करोड़ लोग हैं वहां, 10-12 लाख की सेना है, तरह तरह की सेना हाँ। है ना। और हर 12-13 साल के लोगों बच्चों को भी कह रहा है ईरान कि आ जाओ लड़ने। बिल्कुल सही तो बात। वो लड़ भी रहे हैं और सर। कुर्बान, हाँ। हाँ, तो इसलिए अब वो लड़ाई उस ढंग से शुरू होगी, और उस लड़ाई का एक अहम हिस्सा होगा हम्म। कि
एसिमिटिकल वार का, कि जो ईरानियन हैं या उनके जो मिलिटेंट लोग हैं, हाँ वो एक कांड करेंगे दुबई में तो एक कांड हाँ कर देंगे यूरोप में, एक हाँ कांड इधर कर देंगे तो एक कांड कर देंगे वहां। हाँ। तो वो वाला भी जो गुरिल्ला वारफेयर में कुछ भी हो सकता है। हम्म। तो इसलिए वो लड़ाई अब शुरू होनी। हाँ भाई एक साथ दो युद्ध चल रहा है, आप इस हाँ चीज को देखिए। हाँ वो लेबनान को लेकर के इजराइल और हेजबोला के बीच में भी लड़ाई चल रही है, वो एक अलग थिएटर ऑफ वॉर है। हाँ। ये इधर वॉर है। तो अब वो उसका इसमें इराक भी थोड़ा हम्म। आ गया है। इराक में भी अमेरिकी बेसिस को मारा गया है। हाँ अब कौन मार रहा है? सब ईरानियों ने थोड़ी मारा है। ईरानियों। हाँ चारों तरफ से हो रहा है सर, अब उनके साथी आ गए हैं हाँ, सब। वहां भी हाँ 16% इराक में शिया हैं, हाँ जिसको देखना होगा। हाँ तो वो लड़ाई अब जत्थों में भी हो सकती है और सामने सामने आई टू आई भी होगी। तो हाँ इस प्रकार की चीजें चालू हो गई है। तो अब होने वाली है, अभी तो उस ढंग हाँ से हुई नहीं है, वो हाँ होगा। तो ये हम समझते हैं कि लड़ाई की स्थिति है। हाँ हो सकता है कि वो एक कठपुतली खोज करके, उनका काम है तेल पर हथियार जमाना, कंट्रोल करना, कोई डील कर लेना। इजरायली क्या करते हैं वो देखने लायक है, वो तो नेस्त नाबूद पे ही आ रहे हैं। तो हाँ उनका भी बहुत मार लगी है इस बार, हाँ भारी। तो अब वो यहीं पर है, तो कोई भी निश्चित रूप से तो कह नहीं सकता कि आगे ये क्या रूप ले लेगा लड़ाई। हाँ कोई भी लड़ाई शुरू होती है उसमें एक ढांचे में, हाँ और वो क्या रूप लेती है कुछ हाँ। नहीं कह सकते। बिल्कुल कौन सही। कहां से किधर से कूद जाता है क्या है। जैसे आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था हाँ कि एक चाइना का दो टैंकर हाँ कुछ केमिकल लेके ईरान जा रहा है। हाँ अगर उसको किसी ने छू दिया बीच में, हाँ। तब समझिए बिल्कुल। लड़ाई कैसे फैलती है, क्या होता है। हाँ इस ढंग की चीजें हो रही। सर और मेरा। अभी तो जी। हाँ, जी। सर मेरा अंतिम सवाल यह है कि आज मैं सवाल ये है कि आज मेजर जनरल यश मौर्य जी से बात कर रहा था, तो उनका ये कहना था सर कि भारत ने इस युद्ध के शुरू होने के बाद से तीन चार मौके गंवा दिए हैं जब भारत की भूमिका बड़ी हो सकती थी। तो अब भारत को एकदम आना चाहिए और इस युद्ध को रुकवाने के प्रयास बहुत गंभीरता से करने चाहिए। और भारत को जो वन साइड शुरुआत में दिखे, वैसा उससे अब अलग होकर के एक बड़ी भूमिका में सामने आना चाहिए। देखिए, भूमिका में तो आना ही चाहिए, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम और विश्व गुरु वाले माइंड से भी चलते हैं। हाँ, तो आना तो चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। कुछ रूस से हमारे रिश्ते अच्छे हाँ हैं, और ईरान से भी। जरूरत हो तो हाँ सबसे। तो कुछ बातचीत में तो दिखना चाहिए सामने। हाँ वन टू वन बात हो रही है, लेकिन एक मुज़ाकरात, डायलॉग, ब्रेक थ्रू, कुछ ये वो वाले चीज में अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है। पाकिस्तान का तो आ गया। हाँ। पाकिस्तान ने तो एक मीटिंग भी कर दी, हम्म। टर्की और क्या नाम है वो, इजिप्ट हाँ और सऊदी अरेबिया के मंत्रियों को बुलाकर इस्लामाबाद में ये मीटिंग करने के बाद जो रिपोर्टें थी, उसमें तो वहां के विदेश मंत्री चाइना हाँ चले गए। हाँ तो कुछ यहाँ से बात लेके वहां गए होंगे, वहां से बात लेके आए होंगे। हाँ। ये चीज हमारे यहाँ अभी नहीं दिख रही। हम्म। चलिए सर, उम्मीद की जानी चाहिए कि किसी भी तरह युद्ध रुके, क्योंकि अब उसकी तबाही, जो आर्थिक स्थिति की हमने बात की, वो अब दिखने लगी है और वो ज्यादा बढ़े उससे पहले उसे रोका जाए। क्योंकि इस बार तो कहा जा रहा है कि मानसून पर भी असर और खेती फर्टिलाइजर वगैरह भी महंगे होते जा रहे हैं। तो बहुत दिक्कतें हो जाएगी गरीब और सामान्य निम्न वर्ग के लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को। तो उम्मीद यही कि किसी तरह युद्ध रुके, शांति आए और आर्थिक जो कष्ट आने वाले हैं उनसे बचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, बातचीत की।